हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने कामों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वाणिज्य स्टडी सर्कल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन। तो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया? बताइए, चलिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिक्कतें आई है। ठीक है, दूसरी तो चलिए हम एक बार आपको समरी बता देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग क्या होता है कि एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, तो उस बिजनेस के अंदर उसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। तो एक बिजनेसमैन के लिए सारी ट्रांजैक्शन को याद करके रखना वर्बली, मौखिक पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करता है उसके लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। तो ये रिकॉर्डिंग करने की जो प्रक्रिया होती है, रिकॉर्डिंग करने की जो प्रोसेस होते हैं, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि ये डिफिनेशन समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना इस डिफिनेशन के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है। ठीक है, बिजनेसमैन है, ये कोई बिजनेस करता है। ये अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन करेगा। बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहली ट्रांजैक्शन वो क्या करेगा, अगर जो रिटेल बिजनेस है तो परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, वो गुड्स की परचेज करेगा। दूसरी क्या करेगा, वो कुछ एक्सपेंसेस करेगा, एक्सपेंसेस इन द नेचर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म यूज इन अकाउंटिंग। उसके अंदर हम सारी एक्सपेंसेस कितनी प्रकार की होती है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बिजनेसमैन क्या करेगा, सबसे पहले गुड्स परचेज करेगा, अपने बिजनेस के लिए माल परचेज करेगा। माल परचेज करने के बाद कुछ एक्सपेंसेस करेगा। एक्सपेंसेस क्या करेगा, इस माल को अपने सप्लायर के यहाँ से अपने गोदाउन में या अपने शॉप में लाने के लिए क्या करेगा, फ्रेट पे करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करेगा, तो जहाँ इसका बिजनेस है, बिजनेस प्रीमाइसेस होगा। अगर जो अपनी है तो कोई बात नहीं, अगर जो रेंट पे लिया है, उसने किराए पे लिया है, तो उसके लिए क्या करेगा, रेंट पे करेगा। फिर उसने कुछ स्टाफ को रखा होगा इस बिजनेस में हेल्प करने के लिए, तो उस स्टाफ को क्या करेगा, सैलरी पे करेगा। वैसे ही वेजेस पे करेगा अगर कोई लेबर है तो। ठीक है, इस तरीके का एक्सपेंस करेगा। एक्सपेंस उसके बाद क्या करेगा, सेल करेगा। सेल किसको करेगा, डिफरेंट पर्सन को करेगा। हो सकता है कुछ सेल उसकी कैश सेल होगी, ठीक है, कुछ होगी क्रेडिट पे। तो कैश में बहुत सारे पर्सन को करेगा, क्रेडिट में बहुत सारे, कैश में करेगा बहुत सारे पर्सन को। तो इस सब ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, इस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, और इस रिकॉर्डिंग जो करता है, जो करने वाला पर्सन होता है, ऑनर तो खुद कर नहीं सकता, तो एक अकाउंटेंट रखता है। ठीक है, अकाउंटेंट इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, चलिए हम अकाउंटिंग देख लिए। अगर कोई डाउट होगा तो आगे वाली क्लासेस में आने वाली क्लासेस में मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर जो आप डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं अगली क्लास में फिर से वैसे आपको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। आएगी तो मैं अगले क्लास में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं अपनी अगली क्लास में आपको मैं बता दूंगा। चलिए, दूसरा चीज़ हमने देखा था डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अंदर क्या देखा था, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग
measuring, recording and communicating the required information related to economic event, ठीक है, related to economic event to the person related to the such information। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, विच ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो फिनेंशियल कैरेक्टर का हो एंड रिलेटेड टू बिजनेस हो। फिर जब ये हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया अपनी ट्रांजेक्शन को, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम मेजर करेंगे क्या ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस का तो है, हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहा, लेकिन क्या ये मनी में मेजर है। तो अगर जो मनी में मेजर होगा वही ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजरेबल नहीं होगा उस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तीसरी क्या है, रिकॉर्ड करना। जब हम आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर कर लिए मनी में, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे रिस्पेक्टिव हेड के अंदर। जो ट्रांजेक्शन जिस तरीके का होगा उस हेड के अंदर उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, रिकॉर्डिंग। तीन चीज़ें हमने देख ली। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, इकोनॉमिक इवेंट एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है और वो ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट। जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड इंस्टॉलिंग फॉर रेडी टू मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, देखिए सबसे पहले हम परचेज करेंगे फिक्स एसेट की, फिर उसको अपने फैक्ट्री तक लेके आएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ फैक्ट्री तक लेके आएंगे तो उसके लिए क्या पे करेंगे हम, उसके लिए हम पे करेंगे फ्रेट, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी, तीसरी चीज़ क्या होगी कि हम साइट प्रिपेयर करेंगे, कहाँ में उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल कहाँ करना है वो हम देखेंगे, तो उसे कहते हैं साइट प्रिपरेशन। फिर क्या करेंगे, इंस्टॉल करने वाले बंदे को बुला के लाएंगे, वो बंदा आके इंस्टॉल करेगा। तो एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर, ये एक इकोनॉमिक इवेंट के अंदर इतनी सारी ट्रांजेक्शन है, तो ठीक है। तो इकोनॉमिक इवेंट आपने देख लिया। जब ये सभी सारे ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, देन क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जो पर्सन इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जिसको इंटरेस्ट है, और इंटरेस्टेड पर्सन को हम इसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। इंटरेस्टेड पर्सन कौन होता है, दो तरीके का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनल में कौन कौन से आएंगे, तो जितने भी हायर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, लाइन मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, हाँ, स्टोर मैनेजर, ये सब हो गए। और एक्सटर्नल कौन से हो गए, तो सबसे पहले शेयर होल्डर, बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर जो उस पर सेबी अप्लीकेबल तो सेबी, आरओसी, टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। इस तरीके से अकाउंटिंग का डेफिनेशन यहाँ पे हमने आपको समराइज कर दिया, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, इंट्रोडक्शन हो गई और डेफिनेशन हो गई। अब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो ऑब्जेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था, हम जानते हैं हर चीज़ कुछ करने का ऑब्जेक्टिव होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई करने की आपकी एक ऑब्जेक्टिव है। तो वैसे ही अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव थी। अकाउंटिंग क्या ऑब्जेक्टिव थी, तो पहला मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसे लेजर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद पीएनएल बनता है, पीएनएल के बाद बैलेंस शीट बनता है। दूसरा क्या था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा अकाउंटिंग का। हम यहाँ आपको बताए थे कि जो बिजनेसमैन होता है वो लास्ट में क्या जानना चाहेगा, इस सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके प्रॉफिट जानना चाहेगा, प्रॉफिट, ठीक है। हर कोई प्रॉफिट के लिए अपना बिजनेस करता है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा वो बिजनेस कोई पर्सन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन या मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तीसरी क्या है,
एसर्टेनमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन को एसर्टेन करते हैं, जानते हैं कि हमारी कितनी एसेट है तो कितनी लायबिलिटी है। तो एसेट के अंदर कितनी हमारी फिक्स एसेट है, कितनी हमारी करेंट एसेट है। लायबिलिटी के सेम लायबिलिटी के अंदर कितनी हमारी करेंट लायबिलिटी है, कितनी नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें मैं अभी यूज कर रहा हूँ ना आपको टर्म, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, फिक्स्ड नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट, ये सब चीज़ें मैं आगे वाली क्लासेस में, ठीक इसके आगे वाली क्लास जो तीसरी क्लास हमारी होगी, ये हमारी दूसरी क्लास है, जो ठीक इसकी तीसरी क्लास जो होगी उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चौथी क्या थी? तो चौथी क्या थी? कम्युनिकेट करना, जो भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलेटेड पर्सन को कम्युनिकेट करना। चलिए, यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव दिए, हम पिछले क्लास की बात की। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग क्या है? एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, किस किस चीज़ में मदद करता है हमें, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का टॉपिक है, वो 3 है। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से तीनों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए फ्रेंड, हम पहला टॉपिक आज की क्लास का देखते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, पहला फिनेंशियल अकाउंटिंग, डिफरेंट कलर से लिखते हैं। पहला फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एंड फिफ्थ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो चलिए हम इसको बारी बारी से देखते हैं। ओके, तो ये फिनेंशियल जो अकाउंटिंग है ये क्या है? तो हम बेसिकली जो 11th-12th में पढ़ेंगे ना, वो फिनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या हम करते हैं? फिनेंशियल अकाउंटिंग के हम जितने भी ट्रांजैक्शन होती है रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू फिनेंशियल नेचर, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा पेनल बनता है, पेनल के बाद बैलेंस शीट बनता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है, वो मेन जो इसका पर्पस होता है वो होता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस को एसर्टेन करना एंड फिनेंशियल पोजीशन को एसर्टेन करना। ठीक है, तो हम ये हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है। ठीक है, अभी जनरली जो बिजनेस में यूज होती है फिनेंशियल अकाउंटिंग होती है। जनरली जो ट्रेडिंग टाइप की बिजनेस होती है उसमें फिनेंशियल अकाउंटिंग यूज होती है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट को। फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है? इसमें क्या करते हैं हम? बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है वो हम आपको बताते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ आते हैं ये फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, दूसरी जो हमारी है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, पर यूनिट कॉस्टिंग निकालते हैं, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है कि हम इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में क्या ये कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा है, कम है, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। ये इसमें क्या करते हैं? अकाउंटिंग रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। ये हमें हेल्प करता है प्राइसिंग डिसीजन में।
एक्चुअली प्राइसिंग डिसीजन हम कॉस्ट के बेसिस पे ही करते हैं। जैसे हमने पर यूनिट, लेट्स सपोज इसको बनाने में मुझे 8 रुपये की खर्च हुई है, ठीक है, तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके हम इसका प्राइस फिक्स कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी, ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होती है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या कॉस्ट पर यूनिट निकालने में ये मुझे हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तीसरी कौन सी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, बजट बनाते हैं, जिससे क्या मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को हेल्प क्या मिलता है, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग बहुत तरीके के होते हैं, जैसे हमें इन हाउस प्रोडक्शन करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग करनी चाहिए, ये सब हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। आगे चल के अगर जो आप सीए करेंगे तो आपके सीए फाइनल में एक पूरी एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसमें क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, ये हेल्प करता है हमें डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग कैसे बनाते हैं, बजट बनाते हैं, बजट प्रीवियस ईयर के बेस पे हम बजट बनाते हैं। प्रीवियस ईयर हमारा इतना खर्च हुआ, इस साल हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ेगी, तो उस अनुसार हमारी इतनी सेल होनी चाहिए और इतनी हमारी प्रॉफिट होनी चाहिए, तो हम बजट बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। ये हेल्प करती है, ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में बहुत हमें हेल्प करता है। चौथी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आज के ज़माने में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या, उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च करे, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करे। तो इस तरीके की अकाउंटिंग को कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें हम ज्ञात करते हैं कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च करनी है। आजकल की कंपनियों में बहुत सारी कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो कि प्री डिटरमाइंड है वो खर्च करना पड़ता है। तो ये यहाँ आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग खत्म हुआ। पांचवा जो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी एसेट होती है, जिस पे ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड होती है, उसे हम कहते हैं सोशल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी एसेट होती है। तो इस ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स में आता है सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेज। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई एम्प्लॉई जितना काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही है, क्या उसमें ये हेल्प करता है हमें डिसीजन मेकिंग करने में कि किस तरीके का हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है हमें, ठीक है। इस तरीके से हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ ख़त्म हुआ। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है, 5 तरीके की होती है। पहले कौन सी होती है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर क्या है, हम प्रिपेयर करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है, जिसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट असर्टेन करना और फिनेंशियल स्टेटमेंट को देखना, मतलब फिनेंशियल पोजीशन को देखना। दूसरी कौन सी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। ये हमें क्या, ये कहाँ यूज़ होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होती है। और तीसरी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमें मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, रेशियो एनालिसिस होती है,
वेरिएंस एनालिसिस होता है, ठीक है। चौथी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? आजकल के ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉफिट का हिस्सा सोशल एक्टिविटी के ऊपर खर्च करना पड़ता है, वो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में देखते हैं। पंचमी वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर क्या हम देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी सैलरी, वेजेज, और ये हेल्प हमें क्या करता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में। उसकी ह्यूमन रिसोर्स की किस तरीके की ह्यूमन रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है वो हमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ आज का। अब दूसरी टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, ना कि अकाउंटिंग की। जो हम जैसे डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करते हैं किसको? एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पर्सन को। तो वही उस इन्फॉर्मेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबल होना चाहिए। जो हम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग में वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का मतलब होता है वो रिलायबल सोर्सेज से होना चाहिए, उस पर फेथ होना चाहिए कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल सोर्सेज से है, इसके अंदर कोई मतलब डाउट नहीं है। तो पहला ये हो गया रिलायबिलिटी, ठीक है। दूसरा जो है रेलेवेंस। जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करेंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब रेलेवेंट का मतलब समझते क्या होता है? रेलेवेंट का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन हमें जिस समय चाहिए उस समय हमें अवेलेबल होना चाहिए। मतलब रेलेवेंस का मतलब होता है राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, ठीक है। लेट्स सपोज आप मानिए कोई इन्फॉर्मेशन अभी ज़रूरत है और मुझे 10 दिन बाद मिले। हमें अभी ज़रूरत है, हमें लेट्स सपोज हमको परचेज करना है, हमें जानना है कि किस सप्लायर से जो हमारी मटेरियल आती है वो अच्छी है। तो एट द टाइम वो परचेज चाहिए। अगर जो उस समय ना मिल के 2 दिन बाद मिले तो ये इन्फॉर्मेशन की कोई रिलेवेंसी नहीं होगी, कोई मतलब ही नहीं होगा यार। हमें इन्फॉर्मेशन आज चाहिए, परचेज करने हम आज जा रहे हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है 2 दिन बाद, क्या फ़ायदा? हमने तो परचेज कर लिया, हमने तो अपने पैसे लगा दिए परचेज करने में। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो रिलेवेंस होना चाहिए। मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन राइट टाइम में, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम में होना चाहिए, ठीक है। रिलेवेंस का दूसरी मतलब क्या होता है? रिलेवेंस का दूसरी मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमसे रिलेट करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, वो ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ना कि हम हैं ट्रेडर और हम इन्फॉर्मेशन उठा के ले आए हैं मैन्युफैक्चर का, तो इन्फॉर्मेशन हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए रिलायबिलिटी हो गई, रेलेवेंस हो गया। तीसरे अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर ये देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन हम इंटरेस्टेड पर्सन को कम्युनिकेट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। मतलब वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? समझने के लायक, मतलब अगला पर्सन के उसको समझ सके। इन्फॉर्मेशन इतना कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसे समझ में आ नहीं रहा। तो इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? अंडर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है।
तीसरा क्या है, कंपेरेबिलिटी। चौथी कंपेरेबिलिटी, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कंपेरेबिलिटी, मतलब प्रीवियस फिनेंशियल ईयर से उसको हम कंपेयर कर सकें कि ये प्रीवियस फिनेंशियल ईयर है, ये करेंट फिनेंशियल ईयर है, तो क्या यहाँ पे जो प्रॉफिट हुई है यहाँ पे सेम प्रॉफिट है, यहाँ पे जो सेल हुई है कितनी परसेंट यहाँ पे इंक्रीज हुई है, कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, उस अनुसार प्रॉफिट कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है। ठीक है, वो कंपेयर होने चाहिए। एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर की जो एक्सपेंसेस है इन कंपेरिजन टू परचेज सेल, इन कंपेरिजन टू सेल कितनी इंक्रीज हुई है और कितनी डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये चीज़ें हम कंपेरेबिलिटी के अंदर देखते हैं। चलिए, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ ख़त्म हुआ। तो इसमें 4 तरीके का होता है। पहला कौन सा, रिलायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल सोर्सेस होना चाहिए। दूसरा रेलिवेंस, इन्फॉर्मेशन रेलिवेंस होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो हर किसी को समझ में आनी चाहिए। तीसरी क्या है, कंपेरेबिलिटी, हम जो इन्फॉर्मेशन इस पीरियड में जनरेट कर रहे हैं वो कंपेरेबल होना चाहिए प्रीवियस फिनेंशियल ईयर से। इन्फॉर्मेशन ऐसा हो कि उसे हम इजीली कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग कैसे एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में हमें बताता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। क्या क्या बताता है, तो पहला क्या करता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग, किसको, तो सीनियर मैनेजमेंट को, मैनेजर पर्सन को। क्या डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जिसके बेस पे जो हमारा सीनियर मैनेजर है या हायर अथॉरिटी है वो डिसीजन लेती है। बहुत सारी डिसीजन होती है, जैसे परचेज डिसीजन, सेल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सारी डिसीजन लेती है इंफॉर्मेशन के बेस पे। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। दूसरा क्या, सर्व द यूजर हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, जो हमारा यूजर है, यूजर कौन, 2 तरीके का, एक्सटर्नल और इंटरनल। उसको क्या विश्वास दिलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसपे वो जो क्या है, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उसका इंफॉर्मेशन का प्रिंसिपल सोर्स है। मतलब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन सोर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसको यूजर को, एज ए जो रिलाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड क्या करता है, प्रिडिक्ट करने के लिए क्या, एंड इवेल्युएट, मतलब इवेल्युएट करने के लिए क्या, अमाउंट, कितनी टाइम के अंदर, एंड अनसर्टेनिटी, कितनी सर्टेनिटी तो बताता ही है, अनसर्टेनिटी भी बताता है कि जो हमारा कैश फ्लो होने वाला है कितने अमाउंट में होगा, कितने पीरियड के बाद होगा, ये सब चीज़ें हमें बताता है। तीसरी क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट टू जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू मीटिंग गोल्स। ये क्या करता है, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है क्या, मैनेजमेंट की एबिलिटी को जज करने के लिए कि क्या ये रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मतलब पूर्णतः रूप से क्या यूज कर रहा है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये हमें बताता है एज ए इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटी अफेक्टिंग द सोसाइटी। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो क्या, किसके ऊपर, तो एक्टिविटी जो क्या सोसाइटी को इफेक्ट करता है। जैसे अगर हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ से बहुत ज़्यादा वायु पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए कुछ डिसीजन कीजिए जिससे हमारा एयर पोल्यूशन कम हो।
तो ये हमारा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटी अफेक्टिंग द सोसाइटी। तो फ्रेंड यहाँ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप मुझे मतलब कंटिन्यू इस चैनल पे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन के पास ये वीडियो जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय।